हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा 8th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा राइट कॉर्नर पे, तो वहाँ से जो है आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो बेनिफिशियल होंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर एन्यूरिज्म, बी ऑप्शन है कार्डियोमायोपैथी, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, और डी ऑप्शन है मायोकार्डियल रप्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो ये दिल से संबंधित नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, याद रखना। ओके, तो दिल से संबंधित जो है वो ये बीमारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षारीय यानी एल्केलाइन नहीं है। यहाँ पर क्षारीय की बात की गई है, तो सल्फर जो है वो एक एल्केलाइन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुहा तक, गुहा की बात की जाए तो एनएस तक जो है वो कितने मीटर लंबा होता है। तो मीटर की बात की गई है। वैसे आपने देखा होगा तो पूरे जो अपनी आहार नली जो रहती है, तो 33 फीट जो रहती है पूरा अपना देखा जाता है पाचन तंत्र जो रहता है, पर यहाँ पर जो है मीटर की बात की गई, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। ओके, और खाने का जो पाचन रहता है वो हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जो है वो पूरा पूर्ण रूप से किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं, तो वहाँ पर जो है वो पच जाता है। और मुंह से जो है वो हमारा स्टार्च हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो इसका जो है वो आंशिक रूप से पाचन होता है। डाइजेस्टिव जो है हमारा जो पाचन तंत्र है वो दो तरीके से होता है। एलिमेंट्री कैनल होता है जिसे आहार नाल बोलते हैं, और दूसरी की बात की जाए तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जिसे पाचन तंत्रिया कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनल जो रहती है वो 33 फीट की रहती है। ओके, ये भी याद रखना है। बाकी मैं आपको एक बता देता हूँ कि कहाँ से क्या किस किस तरीके से जो है वो खाना जो है वो पहुँचता है। जैसे पहले माउथ में गया, फिर जो है वो फेरिंग्स में जाता है जिसे ग्रेसनी बोलते हैं, और फिर उसके बाद ईसोफेगस में, फिर इसके बाद अमाशय स्टोमक में जाता है, फिर डूडेनम यानी ग्रहणी में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद सीकम से, और जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उससे जुड़ा रहता है, तो सीकम से होके नहीं लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद मलाशय से होके नहीं गुहा में, फिर उसके बाद जो है वो निकल जाता है। हमारा जो पाचन जो है वो 5 चरण में, जो पोषण जो है वो एक तरीके से 5 चरण में होता है। एक होता है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण या त्याग। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये 5 चरण होते हैं, तो इनको याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर कोई चल रही है लिफ्ट, अब वो यहाँ पर बताया नहीं है, तो नॉर्मली आपको इसका आंसर देना है कि भार नहीं बदलेगा। अगर कोई चल रही है तो भार नहीं बदलेगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब लिफ्ट में जो है वो भार कब बढ़ता है, कब कम होता है, कब शून्य होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, तो क्या होगा, जो वेट है मनुष्य का वो कम हो जाएगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट जो है वो बढ़ जाएगा। अगर लिफ्ट जो है वो सडनली एकदम से नीचे जाती है, एकदम से नीचे जाती है, तो जो मनुष्य का वेट है वो होता है 0। ओके, तो ये 3 कंडीशन है, याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी है। तो विद्युत जो बात की जाए, पनडुब्बियां होती हैं जो मरीन होती हैं, सबमरीन होती हैं, तो दूसरों की अगर पता करना है तो वो किस माध्यम से पता करते हैं। क्वेश्चन हमने काफ़ी देखे हुए हैं, तो सोनार जो है इसका आंसर हो जाएगा। सोनार का यूज किया जाता है। ओके, रेडार का जो है हमारा जो एरोप्लेन हुए बाकी चीज़ हुई इनमें यूज करते हैं, याद रखना है। और यहाँ पर सोनार, सोनार का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो ये सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इनका, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर वर्णदता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, ये कहा गया है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, ये एक जेनेटिक यानी अनुवांशिक प्रकृति की जो है ये बीमारी होती है, जो कि आपको बाकी पेरेंट्स हुए तो इनसे भी जो है आ जाती है। तो इसमें क्या रहता है, जो कलर रहते हैं जैसे रेड ग्रीन ब्लू हुआ, तो इनमें जो है वो डिफरेंस करना नहीं आता है।
ओके, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस से जो है वो इसे कंपैरिजन बिल्कुल मत करने होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, जिसे रतौंधी बोलते हैं, वो विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इंफ्रारेड किरण क्या है। तो ऑप्शन है अनुदैर्घ्य तरंग, बी ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, सी ऑप्शन है यांत्रिक तरंग, डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, या कहा जाए नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती है वो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, जिन्हें माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, और इंफ्रारेड की जो है वो डिस्कवर किसने किया था, हर्शल ने किया था। ओके, तो इनका नाम भी याद रखना है। बाकी मैकेनिकल वेव जो रहती हैं अपनी साउंड हुई, ओके, साउंड हुई तो ये रहती हैं। बाकी जो लॉन्गिट्यूडनल हुई, ट्रांसफ़र हुई, तो इनमें भी जो है वो साउंड जो रहती है वो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग रहती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। जो अपनी जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है दरअसल वो कैसी रहती है, स्प्रिंग की तरह, ऐसे ऐसे। और ट्रांसवर्स कैसे होती है, जैसे आप तालाब में पत्थर मारोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से चली जाती है। ओके, तो वो जो रहती है वो ट्रांसफर वेव रहती है। आसान सा मैंने मेथड बताया है ताकि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन है बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद का पिछला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया था, बनाया गया था, तो अल्फ्रेड नोबल थे। ओके, तो यहाँ पर पूछ लिया गया कि उसमें जो है वो क्या जो है वो शामिल होता है। तो देखिए यहाँ पर शामिल जो रहता है उसमें सल्फर भी रहता है, कार्बन या चारकोल के रूप में रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है हमें, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूला भी दिया जा सकता है। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो मानव, हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो श्वसन में हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन के साथ और भी गैसें आती हैं, तो मेनली जो है छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये डी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जो जीवधारियाँ हैं, जो शरीर वाले हैं, तो वो श्वसन लेते हैं। और बाकी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बात की जाए तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आप मैदा है, तो मैदे को क्या करते हो कि उसे मार के नहीं रख देते हो और उसे क्या प्लास्टिक से जो है फोल्ड करके रख देते हो कुछ टाइम के लिए, तो उसमें देखते हो कि खट्टापन आ जाता है। तो वो क्या रहता है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन तो जा नहीं रहे अंदर, पूरा प्लास्टिक से बंद कर रखा है, तो वो किण्वन होता है। किण्वन जो है वो एक तरीके से जो है वो अनएरोबिक जो है वो क्रिया है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें कौन कौन सी, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। इसमें आयरन जो रहती है वो 75, और क्रोमियम जो रहती है बात की जाए तो 15%, निकल जो रहती है वो 10%, और बाकी का जो छोड़ा बता 0.05% जो रहती है वो कार्बन रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन है चीनी मिट्टी के बर्तन, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है टंगस्टन, और डी ऑप्शन है निकल। तो काफ़ी आसान है, चीनी मिट्टी में कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल नहीं करते, बात की जाए तो विद्युत जो है वो नहीं, एक दूसरे चालक नहीं होती है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं तो वो अगर इस तरफ चल रहे हैं तो हमारी धारा जो है वो इस तरफ चलती है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आग बुझाती है। तो भाई आग कौन बुझाता है, आग जो है वो लगती तो भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। तो बुझाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि अपोजिट जो रहते हैं वो रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक दूसरे के। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो जनरेटर क्या होता है, ये जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर जो आपने देखे होंगे शादियों में रखे रहते हैं, तो उन्हें क्या रहता है, वो पहले चलाते हैं उन्हें, उसके बाद जो है वो बिजली जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो जो है वो मैकेनिकल से जो है वो इलेक्ट्रिक जो है प्रोड्यूस किया जाता है।
तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कहाँ है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बायोगैस में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि बात की जाए हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, ओके, छोटी सी अमाउंट में रहती है पर प्रेजेंट रहती है, मीथेन हुई, और हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, पर मेनली जो रहती है वो मीथेन रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुष्ठ रोग को नाम से जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग जैसे लेप्रोसी कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो इसको जो है वो किस और नाम से जाना जाता है? हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है इस रोग का, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी जो रहता है, इसका बैक्टीरिया का नाम रहता है। और तो ये याद रखना है। बाकी इसमें जो मेडिसिन यूज होती है, तो स्टेपोमाइसिन करके रहती है कोई, ओके, स्टेपोमाइसिन ही रहती है जहाँ तक है। तो ये जो है इसमें यूज करते हैं लेप्रोसी में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो मैंने कई बार बताया है, ग्रीन हाउस गैसेस जो रहती है वो नाइट्रस ऑक्साइड रहती है, जो कि हंसाने वाली गैस रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी ग्रीन हाउस गैसों में क्या क्या रहता है? CO2 रहती है, मीथेन रहती है, वाटर वेपर रहती है, ओजोन रहती है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है यहाँ पे दी आई हुई है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव जो रहता है वो होता क्या है? तो मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो ग्रह हुए, अपग्रह हुए, अब जैसे पृथ्वी है, ग्रह है, तो इसके वातावरण में मौजूद जो कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिससे कि वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, तो बढ़ाने में मदद करती हैं। तो वही जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस रहती हैं, और जो तापमान तापमान बढ़ा है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये सिंपल सी भाषा थी, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो मैंने इसी वीडियो में बताया था, जो खमीर जो ईस्ट रहता है, तो जो हम ब्रेड जो किडबन की प्रक्रिया यूज करते हैं, तो वो उत्प्रेरक के कार्य करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किडबन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में जो खमीर ईस्ट जो रहता है, खमीर को ईस्ट ही बोलते हैं जहाँ तक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर को खोज जो है वो किस लिए जाना जाता है? तो लुईस पास्चर आई होप सभी को पता होगा, ये जो है वो रेबीज के टीके के लिए जाने जाते हैं, लुईस पास्चर। और रेबीज को जो है वो हाइड्रोफोबिया के बीमारी है, ये हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानी जाती है, जो कि पागल कुत्ते होते हैं ना, तो उनके काटने से हो जाती है। तो याद रखना, ये जो वायरस डिसीज है ये, हाइड्रोफोबिया में क्या रहता है? पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो कई बार मैंने बताया है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल जो है वो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। बाकी यहाँ पर जो चार्ल्स डार्विन दिए हैं, तो इनकी जो फेमस है, किस लिए फेमस है? तो इन्होंने जो है वो एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, तो ये इसलिए फेमस है। बाकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी आपको पता ही होगा, ये पेनिसिलिन के लिए जाने जाते हैं, जो कि कवच से प्राप्त हुई, कवक से। और ओटो हैन की बात की जाए, तो ये जो है वो फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ओके, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो रेडियो केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी में अपनी भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लट्टू को घुमाने का उदाहरण है। तो लट्टू को घुमाने का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर केंद्राभिमुख बल, बी ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब आप अब ये घुमाने की बात की गई है कि लट्टू को आप घुमा रहे हो, तो जो टेंशन लगेगा यहाँ पर, ये फोर्स लगेगा, तो वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, जो कि अंदर की तरफ लगता है। तो यही जो है वो टेंशन रिलीज होती है वहाँ पर, तो स्ट्रिंग में, ओके, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है, तो उसी को जो है वो सेंट्रल पिटल फोर्स कहते हैं। जैसे कि बात की जाए, मान लो साइकिल साइकिल चलाते हो, तो अगर आप रोटेशन में है, कर्व कर्व पाथ है, तो बेंड करके नहीं, थोड़ा टेढ़ा होके नहीं करते हो, क्योंकि आप गिर ना जाओ, क्योंकि आप इधर अब बेग लगेगा, अब यहाँ पर ये चल रही है, तो जाहिर सी बात है इधर बेग लगेगा, यहाँ पर इधर बेग लगेगा, इधर लगेगा, इस तरीके से लगता रहेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको जो है वो बैलेंस करने के लिए थोड़ा हमें झुकना पड़ता है अगर साइकिल चला रहे हैं, ओके। तो ये एग्जांपल है एक। बाकी एक और एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि हमारा सौर मंडल है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य जो है केंद्र है,
और जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, तो जो सन का जो अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें भी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो अप्लाई होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्रहों में कौन से फोर्स की जो है वो अप्लाई होता है, सो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर एक और याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो एग्जाम्पल मैं देखूँ तो जैसे क्रीम निकालते हैं ना, जो मशीन है, तो मशीन की जो रहती है, जो दूध रहता है, तो जो क्रीम निकलती है हमारी, तो वो क्या रहता है, बाहर की तरफ जो है वो क्रीम निकल आती है। जैसे मठा फेरते हो तो वो क्या है, पूरा बाहर जो है वो लगता है बल, जो भी रहता है अपकेंद्रीय बल। तो ये एक एग्जाम्पल है। ओके, क्रीम निकालने के लिए इसका यूज करते हैं अपकेंद्रीय बल का। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।